आप सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं लगातार, क्या वजह रही इसकी? ये लोग जो है घटिया वर्दी लाते हैं, घटिया जूते लाते हैं लुधियाना से और अम्बाला से। ये बात मैंने रिटर्न पे दिया था, उन्होंने उसके ऊपर कोई संज्ञा नहीं लिया। उल्टा मेरे ऊपर इंक्वायरी करके जिनको मैंने चोर बोला, धांधली करने वाला, उसी ने मुझे शो कॉज नोटिस देकर मुझे जो है ना 8 साल की सेवा शेष रहते हुए नौकरी में से कंपल्सरी रिटायर करके मेरे को मेरा जो है ना बिल्कुल हमारे परिवार को, जिनमें 4 बच्चे हैं, भूखमरी के त्रासदी पे पहुंचाया हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल है, बच्चे क्या करते हैं नेगी साहब अभी? मेरे 4 बच्चे हैं, शौर्य सुशांत नेगी, संस्कृति ज्योत्सना नेगी, आदित्य सिद्धांत नेगी, अनुभूति योगिनी नेगी से नौकरी में मेरे से निकाला। मेरी बिटिया को पल्मोनरी डिसऑर्डर होने से फोर्टिस में एडमिट थी। इसी मामले को लेकर मेरी मिसिज ने सीजे को, चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट को एक पत्र लिखा, सीएम को लिखा, सीएस को लिखा। उसका जो लाभांश था उसको जो जितने भी आईपीएस अफसर और एचपीएस अफसर ने जातीय भेदभाव रखकर उस पर सीजे ने संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज हुआ 21/9/2024 में। अफसरों के दबाव में आकर उसको कैंसलेशन रिपोर्ट पेश किया है सर। द सिटीजन्स इंस्टॉल टू द रूलर्स। हम जब सत्ता के अंदर भेजते हैं, उन नेताओं का हमारे प्रति मिलना जुलना कम हो जाता है। नेगी साहब, मामला सब जुडिशियस है अभी तक। ये सीएम साहब से मिलने के लिए ओकओवर में एक उसके माध्यम से मिल रहे हैं, पर मेरा एक वर्ड है, डोंट डाई बिफोर योर डेथ, द फॉर्चून्स असिस्ट द बोल्ड सर। तो जिस तरह से ये अपना हालात को बयान कर रहे हैं, अपनी हालत को दिखा रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है ये सबसे अहम बिंदु है नहीं है? ये जो मैंने अभी कृषक और बागवान वाली बात बोली, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट जी सर। आज ये गरीब क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण ये है, इसमें जितने भी अफसरशाही राजनेताओं पर हावी रहे, 4-4, 5-5 गाड़ियां देना, फ्यूल फूकना इधर से उधर कि भाई ये तो क्राइसिस में आनी है। हिमाचल स्टेट क्राइसिस नहीं है, हम सब अमीर लोग हैं, यहाँ कोई गरीब नहीं है हिमाचल में। बहुत बड़े सवाल जो हैं वो नेगी साहब ने यहाँ पर सामने रख दिए हैं। अभिवादन स्वीकार करें। आज शिमला में और कई बार कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जो कि फाइटर होते हैं और उनके जो तर्क होते हैं उन्हें सुनना भी अच्छा लगता है, समझना भी अच्छा लगता है। तो आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से एक मसला डीएस नेगी किन्नौर से हैं, पुलिस महकमे में हैं, इनका चर्चाओं में रहा हुआ है। तो नेगी साहब यहाँ पर हमें मिले और चलते चलते इनसे थोड़ी सी बात हुई तो उनकी बातों में कहीं ना कहीं दर्द भी था। एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल एक जिसे ये कहते हैं कि सिस्टम के प्रति अलगाव, वो। तो सीधा नेगी जी साहब से बात करता हूँ। नेगी साहब जी सर, जय हिंद। जय हिंद। आप सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं लगातार, क्या वजह रही इसकी? और जिस तरह से बाकी चीज़ें हुई कि सत्ता कौन देता है, ताज कौन देता है, उन मुद्दों पे आपसे बात करना चाहूँगा मैं। हाँ जी सर, एक छोटा सा अंग्रेजी में कहावत है, चरितार्थ है, द सिटीजन्स इंस्टॉल टू द रूलर्स। एक आम नागरिक से हम शासक बनाते हैं। हम एक उम्मीद लगकर ये बोलते हैं कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब सत्ता के अंदर भेजते हैं, उन नेताओं का हमारे प्रति मिलना जुलना कम हो जाता है। जैसे मैं 15 अक्टूबर 1988 को पुलिस में आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ हूँ रिकांगपिओ से। अच्छा। तब से लेकर मेरा आज दिन तक 2020 तक मेरा ऐसा ईमानदारी का झंडा लेके घूमता रहा हूँ। ना मैंने किसी से एक कप चाय पिया। घूस के नाम पे जिन जिन लोगों ने यहाँ बड़े बड़े रिश्वत में जिन लोगों ने परमाणु, बद्दी, नालागढ़ में पकड़े गए थे, डीएसपी पकड़े गए, कांगड़ा मनाली में एसपी पकड़े गए धन उगाही के, उसमें जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनको जेल भेज दिया था, उसको साहब ने वार्निंग देकर और इंक्रीमेंट स्टॉप करके उनको नौकरी पर रख दिया। और मैंने एक ही बात मुद्दा रखा कि जो हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो आईपीएस अफसर है, जो 2014-15 से आईजी एपीटी कम एडीजी एपीटी ने परचेजिंग कमेटी और रिक्रूटमेंट कमेटी में भर्तियों में धांधली किया, बच्चों की भर्तियों में धांधली किया, भर्तियों को रद्द किया और इन्होंने सोल्वर के जरिए में धन उगाही किया, पैसे लिया, जो कि अभी सीबीआई के पास है मामला। नेगी साहब, मामला सब जुडिशियस है अभी तक। ये
मामला इसी मामले को मैंने सब्सिडी से पहले एफआईआर से पूर्व में मैंने प्रधान सचिव गृह और सीएम साहब, तत्कालीन सीएम साहब और डीजीपी साहब को अवगत करवाया था। ये जो परचेजिंग कमेटी में जो चेयरमैन है, जो सदस्य है, ये लोग जो है घटिया वर्दी लाते हैं, घटिया जूते लाते हैं लुधियाना से और अम्बाला से, जो अपने जो चित परिचित लोग हैं उनके से कमीशन खाते हैं ये लोग। ये बात मैंने रिटर्न पे दिया था, उन्होंने उसके ऊपर कोई संज्ञा नहीं लिया। उल्टा मेरे ऊपर इंक्वायरी करके जिनको मैंने चोर बोला, धांधली करने वाला, उसी ने मुझे शो कोज नोटिस देकर मुझे जो है ना 8 साल की सेवा शेष रहते हुए नौकरी में से कंपल्सरी रिटायर करके, जो मेरी रिटायरमेंट के जो लाभांश थे, रिटायरमेंट डीसीआरजी ग्रेजुएटी वगैरह जो भी लाभांश था मेरा, उसको पेनल रेंट डालकर, विदाउट वर्कआउट पेनल रेंट कर मेरा जो है ना बिल्कुल भूख, हमारे परिवार को जिनमें 4 बच्चे हैं, भूखमरी के त्रासदी पे पहुंचाया हुआ है। बात आ गई, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को अगर आप उसके जो राइट्स हैं अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसके बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, उनका गुनाहगार कौन होगा आने वाले दौर में, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बच्चे क्या करते हैं नेगी साहब? अभी मेरे 4 बच्चे हैं। मेरा प्रथम बेटा शौर्य सुशांत नेगी है, वो आजकल चेन्नई में है, जिम ट्रेनर है। सेकंड बिटिया चंडीगढ़ में है, संस्कृति ज्योत्सना है, वो प्राइवेट जॉब करती है। थर्ड बेटा मेरा गोरेगांव मुंबई में है, आदित्य सिद्धांत नेगी, आजकल शिमला में आया था, उसका गेटी थिएटर में प्रोग्राम था। सबसे छोटी बिटिया मेरी अनुभूति योगिनी है, जो इसी कोविड काल के दौरान जब से नौकरी में मेरे से निकाला, मेरी बिटिया को पल्मोनरी डिसऑर्डर होने से फोर्टिस में एडमिट थी। तब मैंने जीपीएफ अप्लाई किया था, तो जीपीएफ में ना आपके मेरा जीपीएफ देने से इनकार कर दिया। मेरे बेटी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। फोर्टिस चंडीगढ़ में 15 से 16 लाख रुपए मेरा खर्चा आया। मेरी मिसिस का जो भी सोना चांदी था, आभूषण जो लॉकर में था, उसको बेचकर हमने अपनी बिटिया, जवान बिटिया को अपनी जान मतलब जो मौत से बचा दिया। और जब मैंने यहाँ पर जब आकर ये अपनी आप बीती बाइट किया था अपने ऊपर ये मॉल से, मुझ पर डीजीपी एफआईआर कायम किया 504, 506 इंसाइटमेंट एंड डिफेक्शन एक्ट 1922 की सेक्शन 3 पे, जिसका अभी मुकदमा मैं सामना कर रहा हूँ, जिसमें वारंट पर वारंट निकाला जा रहा है। इसी मामले को लेकर मेरी मिसिज ने सीजे को, चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट को एक पत्र लिखा, सीएम को लिखा, सीएस को लिखा और डीजी को लिखा कि मेरे परिवार के साथ भूखमरी का त्रासदी, जो कि इतने सालों से मेरे परिवार ने, मेरे पति ने नौकरी किया 33 साल, उसका जो लाभांश था उसको जो जितने भी आईपीएस अफसर और एचपीएस अफसर ने जातीय भेदभाव रखकर जो है ना जो अत्याचार किया है, इस पर वो जो प्रत्याचार किया था, उस पर सीजे ने संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज हुआ 21/9/2024 में। उसके बाद जितने भी नामजद जो 13-14 आईपीएस अफसर और एचपीएस अफसर है, वो लोग सीएम साहब से मिलने के लिए ओकओवर में एक उसके माध्यम से मिल रहे हैं। और मैं कम से कम 2 महीने से सीएम साहब से मिलने का इच्छा रख रहा हूँ। फ्राइडे का मतलब फ्राइडे में जब जनता की अदालत में आते तो सीएम साहब के पास मुझे कोई नहीं मिला रहा है। तो मैंने अभी कल ही में डॉक्टर शिव कुमार जी से मिला, सुरक्षा में एसपी है, उनको मैंने बोल दिया कि भाई मुझे फ्राइडे को हर हालत में सीएम साहब से मिलना है, क्योंकि ये मामला सीएम का है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है ना इस वक्त सीएम का है, वो 72 लाख जनता के मालिक है। इसलिए मेरी ग्रीवेंसीज को प्रायोरिटी में दिया जाए। और परसों 22 तारीख को मैं सीएम साहब से मिलूँगा और 22 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी का आयोजन किया है डीसी शिमला ने, जिसमें 24 लोग हैं, उसमें एमपी भी है, एमएलएस भी है, 24 लोग हैं जो इसमें आएगा। हाँ जी, तो इसमें जो है ना उसमें मॉनिटरिंग होगी। अगर इस पर भी मुझे नहीं करता है, उसमें भी सीआईडी पर भी दबाव बनाया। सीआईडी जो एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें से गवर्नमेंट ने उस इन्वेस्टिगेशन को सीआईडी के हवाले किया और सीआईडी ने अफसरों के दबाव में आकर उसको कैंसलेशन रिपोर्ट पेश किया है। सर चलो, सब जुडिशियस मैटर है और जिन धाराओं का इन्होंने जिक्र किया है वो नॉन वेलेबल, और मैं उनका जानकार भी नहीं हूँ और ना ही इतना एक्सपीरियंस है कि मैं उनके ऊपर कुछ कह सकूँ। लेकिन एक इंसान होने के नाते जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चों के नाम गिनवाए, एक फटाफट चारों के नाम गिनवा देना एक बार।
शौर्य सुशांत नेगी, संस्कृति ज्योत्सना नेगी, आदित्य सिद्धांत नेगी, अनुभूति योगिनी नेगी। नाम सुने? इन नामों के पीछे जो सोच रही होगी नेगी साहब की, क्या वो इस तरह की सोच होगी? अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के लिहाज से देखा जाए, ह्यूमन जो एक तरह से नेचर होती है उस तरह से देखा जाए, तो जिस तरह से ये अपना हालात को बयान कर रहे हैं, अपनी हालत को दिखा रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है ये सबसे अहम बिंदु है? क्योंकि इन्होंने जब मेरे साथ मुलाकात की तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि हम बागवान हैं, तुम कृषक हो, हम लोग अपने तरीके से चलते हैं। तो मैं इनकी उस बात से बहुत एक इत्तिफाक रखा और मैं उनका उस लिहाज से इनका कायल भी हुआ। इस चीज़ को कहने में मुझे कोई ग्रेज नहीं है। ये जो मैंने अभी कृषक और बागवान वाली बात बोली, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट जी सर, देखिए हाथ नहीं जोड़ने भाई। हिमाचल प्रदेश में तमाम जितने भी 72 लाख जनताओं में पूरे 90% 95% कृषक और बागवान है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसे अमीर, हिंदुस्तान के अमीर राज्यों में शुमार होता था। आज ये गरीब क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण ये है, इसमें जितने भी अफसरशाही राजनेताओं पर हावी रहे, 4-4 5-5 गाड़ियां देना, फ्यूल फूकना इधर से उधर, जो है ना, इन्होंने एक सरकारी कर्मचारी अपने कार्यकाल में एक छोटा सा मकान बनाता है और छोटे बच्चों को पढ़ाता है, एक बाबू बनाता है। ठीक है जी। यहाँ पर जितने भी भारी राज्यों से जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, सेक्रेटरी लेवल के, डीसी लेवल के, उन्होंने चायल, कोटी, मशोबरा, क्राइगनेनो, नालदेहरा में मकाने और रिजॉर्टें बनाया है। और वो लोग ऑफिसों में कम बैठते हैं और वो अपने साइड में जो भी रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्म में बना रहे, फार्मिंग कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते। तो स्वाभाविक है कि भाई ये तो क्राइसिस में आनी है हिमाचल स्टेट। किसी ने कभी सोचा है कि भाई एक ऑफिसर के पीछे कितने घर में कितने लोग रहते हैं? सरकारी कर्मचारी जो लाख लाख रुपया तनख्वाह लेता है, पुलिस वाला, पुलिस का कर्मचारी डीजी के घर में, और उनके भी माँ बाप को लाने के ले जाने के लिए, टिकट बुक करने के लिए, बच्चों को ले जाने के लिए कितनी गाड़ियाँ रखी है, और वो जो लॉग बुक मेंटेन करते हैं, सरकारी टूर करते हैं। क्या ये पॉसिबल है? एक सागर भी होगा ना, उसमें से अगर हम मतलब उसको भी हम छेड़ते रहेंगे, बाल्टियों में निकालेंगे, वो भी कम होगा, वो पानी का गति भी कम हो जाएगा। तो क्राइसिस की बात यहाँ ये गलत बैठता है। क्राइसिस नहीं है, हम सब अमीर लोग हैं, यहाँ कोई गरीब नहीं है। हिमाचल में कृषक है, बागवान है, सब कोई अपना टमाटर, कोई कैश क्रॉप उगाता है। तो गरीब किसने बनाया? गरीब इस जो बेलगाम जो अफसर है, जिनके गाइडलाइंस पर पूरा सत्ता चलता है, चाहे पूरब की सरकार हो चाहे इस सरकार हो। तो हमें ये कहने में ना, हम वैसे भी मरे हैं, ये मरे हैं चाहे जिंदा तो हमने। पर मेरा एक वर्ड है, डोंट डाई बिफोर योर डेथ, द फॉर्चून्स असिस्ट द बोल्ड। सर ये मेरा वो है, क्योंकि ना सर ये जो असंभव शब्द है, ये कायरों के लिए बना है। मैं वीर हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे लिए कोई दरवाजे बंद नहीं हो सकते। अगर दरवाजे बंद हो गए, हम फांद कर हम अंदर घुस सकते, हमारा वो बातें रख सकते। मैं सीएम साहब से कोई 2 साल होने को है, कोई 7-8 बार मिला हूँ। उन्होंने मेरे इस ग्रीवेंसेस को प्रॉपरली नहीं सुना। जितने भी एप्लीकेशन उन्होंने मार्क किया, इंक्वायर एंड रिपोर्ट, इंक्वायर और डस्टबिन में टॉसिंग होते हुए डस्टबिन में जाते रहा है। जिससे मैं बस फ्राइडे को मैं साहब से मिलना चाहूँगा, ऑनरेबल सीएम साहब और नेगी साहब से, रिटेशनल पब्लिक ग्रीवेंस और ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर से। उनसे मैं ये बात करना चाहूँगा, क्या ये मामला असंभव है कि मेरा मामले पर संभवता है? मेरी 8 साल की सेवा शेष थी, 11 साल की सर्विस पहले फॉरफिट कर दी, और 8 साल की सर्विस और रिमेनिंग सर्विस थी। 19 साल सर्विस में से काट कर जो है ना, मुझे कंपल्सरी रिटायर करके जितने मेरी लाखों की रिटायरमेंट DCRG ग्रेजुएटी लिव इन, उसको अफसरों ने रोक कर रखा है। ऐसे खूंखार आतंकवादी की तरह ट्रीट किया है, और जातीय भेदभाव पर, मेरे घर पर पुलिस भेजकर, कोरोना के कारण में उन्होंने मेरे घर पे नोटिस देकर मुझे कमरा खाली करने की वो की निभाई। और मैं अगर खाली कर भी लेता, किसी ने उस कोरोना में क्वारंटाइन में क्या मुझे क्वार्टर देते शिमला में, और मेरे 4 बच्चे हायर एजुकेशन लेते थे। सर बहुत बड़े सवाल जो हैं वो नेगी साहब ने यहाँ पर सामने रख दिए हैं। ये उसी पुलिस फोर्स के हिस्सा हैं जिनके साथ एक पुलिसिंग होती है, जो बुजुर्गों के लिए होती है कि उनकी भी देखभाल कीजिए। लास्ट में इन्होंने एक चीज़ कही कि ड्यूरिंग कोरोना उस वक्त इन्हें क्वार्टर खाली करने के लिए कहा गया। तो फिर पुलिस वालों को, जो जवान हैं,
जो बाकी लोग हैं उनके साथ या उनके जो भविष्य हैं, जिस तरह से इन्होंने सवाल अफसरों पर की जमात पर उठाए हैं, तो वो कितने से सेफ एंड पर होंगे। मामला सब जुडिशियस है, इसलिए सारी चीज़ें जो हैं वो अब न्याय के उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आएंगी। और इतना सा ज़रूर कहूँगा कि आम आदमी का दर्द उसको खास समझिए, आम आदमी को आम समझने की गलती मत कीजिए आप, क्योंकि उसका दर्द भी खास होता है, क्योंकि आम लोगों का जो दर्द होता है वो जो हमारी व्यवस्था है उसको कहीं नज़र नहीं आता है। तो नहीं साहब, वंस अगेन सैल्यूट, और वेरी नाइस सर। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जो जस्टिस है वो जल्दी मिलेगा। और नेगी साहब के लिए दुआ भी करना, क्योंकि जब कोई सुनता नहीं है तो ऊपर वाला सुनता है, तो ऊपर वाले के साथ दुआ ज़रूर करना कि जितने प्यारे नाम इन्होंने अपने बच्चों के रखे थे उतना प्यारा भविष्य उन बच्चों का भी हो सके। धन्यवाद।